दोस्तों, नींद और निंदा पर जो विजय हासिल कर लेते हैं उनको इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं अनिल विश्वकर्मा। आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, आप सब ने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि सर क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर को चैप्टर वाइज अटेम्प्ट कीजिए, हमको टीच करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, आपके इस फरमाइश के मद्देनज़र मैंने आज पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय लेते हुए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ कॉमन चीज़ों को समझते हैं। इस चैप्टर की जो कॉमन चीज़ें हैं उनको समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है माइंड में, आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या भाई। यदि इसको हम क्या करें, संधि विच्छेद कर दे तो इसमें दो वर्ड निकल के आते हैं, एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा स्टैटिक्स। ओके स्टूडेंट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। स्टैटिक्स मीन्स होता है फ्रेंड्स रेस्टिंग स्टेज। क्या होती है? रेस्टिंग स्टेज। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, क्योंकि फिजिक्स की ब्रांच ही तो है ना, पहला यूनिट जो है इसका फिजिक्स का ब्रांच ही तो है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज यदि रेस्टिंग अवस्था में रहेगी तो उनका स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फ्रेंड्स, बात यह होती है कि यहाँ तो चार्ज तो क्या थे, रेस्टिंग स्टेज में थे, लेकिन चार्ज यदि मोशन में रहेंगे तो क्या उसको क्या बोलेंगे? चार्ज यदि मोशन में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। जब मोशन में रहेगा तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहां बात हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी समझ लेते हैं। द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग थिंग्स। मतलब एक ऐसी एनर्जी जिससे किसी भी मैटर में, किसी भी पदार्थ में, है ना, चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है ना, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे बालों में कंघी करते रहिए, कॉमिंग करते रहिए, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि जो कंघी में है एक ऐसा गुण आ जाता है कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाता है। तो उसको बोलेंगे वो चार्जेड हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं या शॉर्ट में हम उसको चार्ज बोलते हैं, उसको समझते हैं। इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होता है that causes objects to feel an attractive or repulsive force, जिसकी वजह से किसी भी वस्तु में या तो अपनी तरफ आकर्षित करने का, दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है या रिपल्सन करने का गुण आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस चीज को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पहले जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए मैं NaCl का एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या लेता हूँ फ्रेंड्स? NaCl का मैं यदि एग्जाम्पल लेता हूँ तो उसको समझते हैं। NaCl सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? 11 होता है। यदि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो क्या पाते हैं हम? 2 8 और 1 पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या पाते हैं? 2 8 7। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि जिस सब्सटेंस के या जिस एलिमेंट के लास्ट में, आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता रखते हैं और वह एक मेटल कहलाते हैं। वह मेटल के अंतर्गत उनका स्टडी किया जाता है। तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करता है फ्रेंड्स तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव आयन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। आप जानते हैं 5 6 7 जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मतलब जिस एलिमेंट के लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, तो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेगेटिव चार्जेड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपने देखा कि चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ और यहां पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है कि जो चार्ज होता है एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल पर, इसकी फिजिकल बॉडी पर एक चार्ज जनरेट हो गई है, यहां पे प्लस चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज।
तो ये एक ऐसा फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होता है दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू फील एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, जिसकी वजह से एक वस्तु या तो उसकी तरफ खींची जाती है या रिपेल की जाती है। अर्थात यदि हम प्लस प्लस चार्ज ले लें, इधर भी प्लस चार्ज ले लें, इधर भी प्लस चार्ज ले लें, तो सिंपल सी बात है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यदि एक तरफ हम क्या करें फ्रेंड्स, माइनस चार्ज ले लें और एक तरफ प्लस चार्ज लें, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से एक आदमी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। और फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान रखिएगा, चार्ज की बात हुई तो मैं आपको बता दे रहा हूं जिसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। चार्ज की जो वैल्यू होगी, इस चार्ज की वैल्यू जो निकाली जाएगी, चार्ज की वैल्यू, ओके, इसकी वैल्यू होगी फ्रेंड्स क्या, 1.6 इंटू 10 अप टू द पावर -19 कूलम। क्या होगी फ्रेंड्स, कूलम। मतलब चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कूलम होता है। उसकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 अप टू द पावर -19 होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल लगाते समय भी इसकी जरूरत पड़ेगी। चार्ज का यूनिट कूलम और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10 अप टू द पावर -19 कूलम। इस चीज को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम समझते हैं कि ये कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है और सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाती है उसको कंडक्टर बोलते हैं, है कि नहीं। और जिसमें फ्लो नहीं होने पाती वो क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। और जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। ऐसा कैसे, आइए पहले समझ लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर के बारे में पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर में आखिर दोनों का गुण कैसे पाया जाता है, कंडक्टर का भी और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर का भी। ऐसे कैसे होता है आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ जर्मेनियम ले लिया। क्या ले लिया, जर्मेनियम। जर्मेनियम का क्रिस्टल मान लीजिए ले लिया। तो जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम, इधर भी जर्मेनियम। ओके फ्रेंड्स, तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये टेट्रावैलेंसी एलिमेंट होता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शा दिया फ्रेंड्स। क्या दर्शा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। और यहां पर भी मान लीजिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया क्रॉस के रूप में। ओके फ्रेंड्स, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल्ड पाए जाएंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो खाली है, यहां पे कैसे बोल दे रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि मैंने क्रिस्टल लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा जर्मेनियम एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए जर्मेनियम के जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या रहेगा, बॉन्डेड रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, बॉन्डेड रहेगा। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। यहां मान लीजिए जर्मेनियम हो गया और ये क्या पाया जाएगा, पूरी तरह से बॉन्डेड पाया जाएगा, मतलब देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड्स, तो उसी तरह से ये भी जर्मेनियम से दूसरे जर्मेनियम क्रिस्टल से बंधा रहेगा, ये भी बंधा रहेगा। कहने का मतलब ये अपोजिट, कहने मतलब ये एक दूसरे से क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाएगा। फ्रेंड्स स्पेशली आपको स्टडी करना है तो ये बीच वाले को ले लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, फुलफिल्ड हो गई है, जिसके वजह से इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है तो अभी ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी ये इंसुलेटर है ना, मतलब देयर इज नो कंडक्टिविटी इन द जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये इंसुलेटर है, लेकिन जरा सोचिए कि यदि इसको हाई टेम्परेचर दिया जाए तो हो सकता है कि इसके कुछ बॉन्ड टूट जाए, कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, मोशन आएगा, कंडक्टिविटी आएगी, तो ये क्या कहलाएंगे, फिर कंडक्टर कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, या एक और तरीका होता है फ्रेंड्स डोपिंग की क्रिया। डोपिंग की क्रिया क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। डोपिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जर्मेनियम का जैसे यहाँ पर क्रिस्टल है, जर्मेनियम के एक एलिमेंट सेंटर से हम निकाल दिए, उसके चूंकि ये 4 वैलेंसी वाला था उसके जगह हम 5 वाला मान लीजिए डाल दिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आर्सेनिक डाल दिया, तो आर्सेनिक डाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन और फ्री पाया गया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री पाया गया तो कंडक्टिविटी इसमें आ गई। ये दोनों तरह से बिहेव कर रहा था। पहले ये इंसुलेटर जैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन हाई टेम्परेचर दिए जाने की वजह से या डोपिंग प्रोसेस किए जाने के, डोपिंग मतलब 4 की जगह 5 वाला या 3 वाला जब एलिमेंट उसमें डाल दिया गया तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल, यहां पर कंडक्टिविटी आ गई।
तो वह कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगा। अर्थात ये क्या है, सेमी कंडक्टर है, जिसको हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। 50-50। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ नए टॉपिक को, कुछ नए कंसेप्ट को। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर क्या ले लिया, सिल्क क्लॉथ ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स, सिल्क क्लॉथ ले लिया, रेशमी कपड़ा ले लिया। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ मैंने ले लिया शीशे की रॉड। क्या ले लिया फ्रेंड्स, शीशे की रॉड ले लिया, जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्लास रॉड। क्लियर फ्रेंड्स, ग्लास रॉड। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट में यदि हम देखें, वाइस वर्सा में यदि हम देखें, वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट में फ्रेंड्स इसको देखा जाए, इसकी जगह सिल्क क्लॉथ की जगह मान लीजिए हम ऊनी कपड़ा ले लेते हैं या ऊन ले लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स, ऊन ले लेते हैं, ऊन ले लें, ऊल या कैट स्किन, बिल्ली की खाल ले लिया जाए। और यहां पर फ्रेंड्स क्या किया जाए कि दूसरी रॉड जो कि हार्ड रबर की बनी होती है, उसको एबोनाइट रॉड बोलते हैं। इसकी जगह, ग्लास रॉड की जगह एबोनाइट की रॉड ली जाए। क्या ली जाए फ्रेंड्स, एबोनाइट की रॉड। तो ये देखा गया फ्रेंड्स कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पे इस तरह से रब किया गया, क्या किया गया फ्रेंड्स, रब किया गया। तो रब करने से जैसे आप देख सकते हैं कि स्कूल में टीचर जब चौक से लिखते हैं तो लिखते 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 चाक में से कुछ ना कुछ कण निकलते रहते हैं। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स आप यहां समझ सकते हैं कि जब ग्लास की रॉड को सिल्क क्लॉथ पे इस तरह से रब किया गया, तो रब करने से क्या हुआ फ्रेंड्स, घर्षण करने से क्या हुआ, फ्रिक्शन करने से क्या हुआ कि ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके किसके ऊपर चले गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर चले गए, सिल्क क्लॉथ के ऊपर चले गए। जिसकी वजह से अभी मैंने NaCl के एग्जांपल में बताया इन द वे ऑफ केमिस्ट्री कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके वाइस वर्सा में यदि देखा जाए, जब एबोनाइट की रॉड को ऊल या कैट स्किन पर रब किया जाता है, तो रब करने से क्या होता है कि ऊल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं किसके ऊपर, एबोनाइट की रॉड पर, जिसकी वजह से कैट स्किन या ऊल क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेड हो जाता है, और एबोनाइट की रॉड क्या होती है, नेगेटिव चार्जेड हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ आई फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स कि ड्यू टू रब ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रबिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज किए जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो ये थ्योरी कहलाती है फ्रेंड्स। इनसे जुड़ी हुई जो थ्योरी है उस थ्योरी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज की उत्पत्ति के लिए, चार्ज की ओरिजिन के लिए, चार्ज की उत्पत्ति से जुड़ी हुई ये थ्योरी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई माने इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर ऑफ, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जुड़ी हुई थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कराती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज जनरेट हो रहा है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये थ्योरी कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरे टॉपिक को देखते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे आपने एनर्जी बारे में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी न तो क्रिएट होती है नहीं तो डिस्ट्रॉय होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर चार्ज न तो उत्पन्न हुआ और न ही नष्ट हुआ, है ना। मतलब यूनिवर्स की जो टोटल चार्ज थी वह क्या है, कांस्टेंट है। आप समझ सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स कि देखिए शुरू में यदि इनिशियल स्टेज में देखा जाए फ्रेंड्स, इनिशियली स्टडी किया जाए कि जब ग्लास रॉड और सिल्क की क्लॉथ को रब नहीं किया गया था, तो इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली आपने देखा था कि वहां पे चार्ज का मान 0 था। क्या था फ्रेंड्स, चार्ज का मान 0 था, चार्ज का मान 0 था। क्यों चार्ज का मान 0 था फ्रेंड्स, क्योंकि शुरू में कोई रबिंग नहीं किया गया था, तो जब कोई भी रबिंग नहीं किया गया तो क्या इस पे कोई भी चार्ज पाया नहीं गया था। ओके फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है कि फ्रेंड्स जब आपने इसको रब किया तो ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ पे गए, जिसकी वजह से ये प्लस चार्जेड हो गया था। क्या हो गया था फ्रेंड्स, प्लस चार्जेड हो गया था, और ये माइनस चार्जेड हो गया था। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए थे। क्लियर फ्रेंड्स, एनी डाउट।
तो आप यहां देख रहे हैं कि फ्रेंड जितना प्लस चार्ज यहां पर मौजूद है उतना नेगेटिव चार्ज यहां पर मौजूद है। जितना प्लस चार्ज ग्लास रॉड पे उतना माइनस चार्ज सिल्क क्लॉथ पे भी है। जितना प्लस चार्ज ऊन के कपड़े पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज एबोनाइट के चार्ज पर है। अर्थात जितना प्लस उतना माइनस, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। +5 -5 इक्वल टू 0, +2 -2 इक्वल टू 0। अर्थात फाइनली यदि हम इसको स्टडी करें तो फाइनली स्टडी करने पर भी हमको ये पता चलता है कि चार्ज का मान क्या है फ्रेंड्स, 0 है। चार्ज का मान 0 है, अर्थात चार्ज न तो उत्पन्न हुई और न ही नष्ट हुई। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं एक और टॉपिक, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या फ्रेंड्स, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अगली टॉपिक है फ्रेंड्स क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ फ्रेंड्स, क्वांटिजेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जरा सोचिए फ्रेंड्स कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए या इलेक्ट्रॉन गेन किए गए, वो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया गया है या इलेक्ट्रॉन जो गेन किया गया उसके बारे में यदि समझे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फ्रेंड्स क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये सब या तो रिलीज किए गए या गेन किए गए। ऐसा नहीं था कि आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए या गेन किए हों। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किए जा रहे हैं या गेन किए जा रहे हैं वो परफेक्टली इंटीजर नंबर के रूप में किए जा रहे हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हमको दिखाई दे रही है 1 2 3 दिखाई दे रही है। यदि इस बेस पे देखें 1 2 3 जो नंबर मिल रहा है, यदि उसकी जगह हम n ले लें, n मतलब इंटीजर नंबर, क्या ले लें फ्रेंड्स, n ले लें, इंटीजर ले लें, और यहाँ पर e दिखाई दे रहा है, यदि हम e रख लें तो ये टोटल या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को डिनोट करेगा, q बराबर ne को डिनोट करेगा। चूंकि या तो इलेक्ट्रॉन गेन की जा रही है या रिलीज की जा रही है, इसलिए इसको q बराबर प्लस माइनस ne भी पढ़ा जा सकता है। या शॉर्ट फॉर्म में जो बच्चे यूज करते हैं न्यूमेरिकल के समय क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, q बराबर ne के रूप में यूज करते हैं। और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू मैं बता चुका हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। उसको आप याद रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। यही हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे या गेन किए जाएंगे वो परफेक्टली इंटीजर नंबर में रिलीज किए जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से किए जाएंगे। ये नहीं कि आधा, 1.5, पौने, 1.25 इलेक्ट्रॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन नहीं किए जाएंगे। यही हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज। फाइंड आउट, मान लीजिए क्वेश्चन फ्रेंड आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज और क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे चार्ज की कितनी मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, उसको पता करने के लिए आपको बोला जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, आपने फार्मूला देखा Q बराबर Ne, इसी फार्मूला लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं कि 7 नाइट्रोजन 14 दिया गया है। 7 नाइट्रोजन 14 का मतलब ये होता है कि 7 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर होने की वजह से बोल सकते हैं कि यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है फ्रेंड्स, 7 है नाइट्रोजन का। तो एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। अर्थात फ्रेंड्स आपको ये मिल गया कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। n की वैल्यू आपको 7 पता चल गई। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि E मतलब वैल्यू ऑफ, है ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितनी है फ्रेंड्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे Q का मान पूछा जा रहा है, तो Q बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Q बराबर Ne फार्मूला होता है, तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसका फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 का जो 7 मल्टीप्लाई करते 112 आता है। तो फ्रेंड्स ये 112 हो जाएगा, 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा तो 11.2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁹ ये कूलम हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। 2 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन है। अब आगे की और टॉपिक का स्टडी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक जितना भी टॉपिक अभी तक बताया गया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ और टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको समझ लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला टॉपिक जो फ्रेंड्स है उसका नाम क्या है, कूलम। कूलम
इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसे शॉर्टकट में कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन 1785 कूलम नामक साइंटिस्ट ने, जिनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, इन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स कि एयर या स्पेस में यदि दो स्टैटिक फ्री चार्ज हो, स्टैटिक मतलब मैंने आपको बता दिया है कि रेस्ट अवस्था में, रेस्टिंग स्टेज में यदि दो चार्ज रख दिए जाए कुछ दूरी पर, मान लीजिए फ्रेंड्स ये पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, कुछ दूरी पर रख दिए जाए, कुछ दूरी का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस जो है फ्रेंड्स R मान ली जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि जब दो चार्ज कुछ दूरी पर रखे जाएंगे तो सिंपल सी बात है, इनमें या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा। यदि ये प्लस है ये माइनस है अट्रैक्शन, ये माइनस या प्लस अट्रैक्शन, लेकिन प्लस प्लस हो या माइनस माइनस तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो कौन सा फोर्स काम करेगा फ्रेंड्स, रिपल्सन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये क्या होगा फ्रेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, बोथ चार्जेज, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज Q1 Q2, है ना, कि प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से बता दे रहा हूं फ्रेंड्स कि इनके बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी, ये क्या होगी फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज, बोथ चार्जेज मतलब Q1 और Q2, बोथ चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो बीच की डिस्टेंस होगी, बीच की जो डिस्टेंस होगी, बीच की डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, R, उसकी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है कि यदि ये वैल्यू घटती तो ये बढ़ जाएगी, है ना, और डायरेक्टली का मतलब ये होता है यदि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटेगा। अर्थात फ्रेंड्स यदि हम दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग बोथ हम यदि अप्लाई करते हैं, मतलब दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने पर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने को मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब इसको हटाते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाया जाएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, K। यहाँ कांस्टेंट रूप में K लगा रहे हैं, जो कि K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और ये बन जाएगी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, और SI सिस्टम में फ्रेंड्स, इन SI सिस्टम में K की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, K की जो वैल्यू SI सिस्टम में आपको अपने उससे पहले वीडियो बता चुका हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बताया हूं, वहां पर आपने देखा होगा SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में K की जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ओके फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स यदि मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, जिसको सॉल्व करने मिलता है 3.14, और जो एप्सिलॉन 0 होता है यह क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या फ्रेंड्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एप्सिलॉन 0। और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके फ्रेंड्स, मतलब कहने का मतलब है परमिटिव या फ्री स्पेस का मतलब है कि चुंबकशीलता, फ्री स्पेस में इसकी जो चुंबकशीलता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितने गुजरेंगे, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो उसकी परमिटिविटी कहलाएगी। तो इसको यदि मैं सॉल्व कर दूं फ्रेंड्स, तो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10 अप टू द पावर -12। ओके फ्रेंड्स, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यदि इसको मैं सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू जो आती है यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये डेरिवेशन में चलेगा, और डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में जो इसकी वैल्यू आएगी वो फ्रेंड्स आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स,
जो अपने को k प्राप्त हुआ, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 था, इस k की वैल्यू की जगह आप इसको भी रख सकते हैं, k की वैल्यू की जगह आप इसको भी रख सकते हैं। अर्थात फ्रेंड्स यदि मैं इसको आगे एक्सपेंड करूं, एलाबोरेट करूं, तो हम ये पाएंगे इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, f इक्वल टू k की जगह हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर q1 q2 बाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, q1 q2 अपान r स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक तो यदि k की जगह मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ए भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स, इसका न्यूमेरिकल लगाते समय इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और करके आप चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यदि इसकी वैल्यू को पुट किया जाएगा 9 × 10⁹ रखा जाएगा तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा f इक्वल टू 9 × 10⁹ q1 q2 अपान r स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इस वजह से आप इतना न्यूटन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? इतना न्यूटन। क्लियर फ्रेंड्स? इतना न्यूटन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है उसको आपने समझा कि जब एयर या स्पेस में दो स्टैटिक चार्ज q1 q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित हो और उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स काम कर रहा हो, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात दोनों का आपने कंबाइन किया तो ये फिगर प्राप्त किया, इसको हटाने पर k कांस्टेंट लग गया। अब k की वैल्यू एसआई सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है, जहां एप्सिलॉन 0 क्या परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू कितनी आती है 9 × 10⁹ आती है। यदि मैं k की वैल्यू सबसे पहले यदि मैं इसको पुट करता हूं तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगा, और k की जगह यदि मैं 9 × 10⁹ पुट करता हूं तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ही खास है, न्यूमेरिकल लगाते समय भी इनकी जरूरत पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक टॉपिक और फ्रेंड्स यूनिट चार्ज को समझते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स यूनिट चार्ज। एग्जाम में अलग से भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज यूनिट चार्ज डिफाइंड, तो अलग से यूनिट चार्ज पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में लिखा है, तो आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि F इक्वल टू 9 × 10⁹ क्या q1 q2 अपान r स्क्वायर, q1 q2 अपान r स्क्वायर। मान लीजिए फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको डिफाइन करना है तो आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा। लेट कर लिया आपने कि दोनों जो चार्ज है q1 q2 जो चार्ज वो सिमिलर हो जाए। सिमिलर हो जाए मतलब q1 और q2 दोनों q के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए फ्रेंड्स? q के, मतलब q1 भी q q2 भी q के बराबर हो जाए, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों सेम चार्ज होगा तो इनके बीच में सिर्फ रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो यदि रिपल्सन फोर्स जो लग रहा है उस रिपल्सन फोर्स को हम कितना मान लें फ्रेंड्स, 9 × 10⁹ न्यूटन यदि अज्यूम कर लें, और अज्यूम करने के बाद मतलब ये तीनों चीजें हमने लेट किया है, फिर इन तीनों फिगर को एबव इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। एबव इक्वेशन में पुट करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, आइए देखते हैं। F इक्वल टू, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि F की वैल्यू हमने यहाँ पर कितना देखा है, रिपल्सन फोर्स F की वैल्यू है, ये रिपल्सन फोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ तो यहाँ पर रख लेते हैं फ्रेंड्स क्या, 9 × 10⁹। क्लियर फ्रेंड्स? इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और q × q अपान 1 का स्क्वायर, मतलब ये तीनों वैल्यू को मैंने ऊपर पुट कर दिया तो ये केस मिलता है। और 1 का स्क्वायर है फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 9 × 10⁹ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा 1 इक्वल टू q का q में मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर आएगा। यदि मैं q बराबर निकालूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारी आएगी +-1, अर्थात चार्ज की वैल्यू यूनिट हो गई। क्या हो गई? यूनिट चार्ज हो गई। तो आप फ्रेंड्स किस तरह से डिफाइन करेंगे यूनिट चार्ज को? यूनिट चार्ज को अपने को डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एयर या वैक्यूम में यदि दो सिमिलर चार्ज, आपने देखा एयर या वैक्यूम में यदि दो सिमिलर चार्ज मतलब यहां पर भी Q होगा, यहां पर भी Q होगा, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होगा, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित रहने पर यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का रिपल्सन फोर्स लगाते हैं तो ऐसे चार्ज को हम यूनिट चार्ज बोलते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने
आपको यूनिट चार्ज को मैथमेटिकल वे से समझाने की कोशिश की। इस तरह से छोटी छोटी और भी डिफिनेशन मिलेंगी फिजिक्स में, आपको ये ट्रिक सीख लेना है, जान लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज्यादातर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।